हिंदुस्तान के सीमा पर देश की रक्षा कर रहे गांववासियों के बीच आया हूं, तब अभी मैं आप जो हमारी माताएं बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें जो उत्पादन पैदा करती है, जो मसाला, वो पहाड़ी नमक, ये सारी चीजें मैं देख रहा था और पैकेजिंग वगैरह में बस सचमुच में मेरा मन बड़ा प्रसन्न कर गया जी। माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं, क्या बढ़िया काम किया आपने। लेकिन मैं यहां से हिंदुस्तान भर से भाजपा कार्यकर्ताओं जो प्रवासी आते हैं, जो यात्री आते हैं, जो एडवेंचर के लिए आते हैं, जो श्रद्धा के लिए किसी भी तरीके से क्यों ना आते हो, भारत एक जीवन में व्रत बनाइए। क्या आप यात्रा में जितना खर्चा करते हैं, ट्रैवलिंग का खर्चा करते होंगे, खाने के पीछे खर्चा करते होंगे, बड़ी होटल में रहने के लिए खर्चा करते होंगे, आप मन में एक व्रत बनाइए। मैं सभी 130 करोड़ देशवासियों को हिंदुस्तान के उस गांव से बता रहा हूं जो चीन के सीमा पर भारत का ये सीमा पर रखवाली करने वाले गांव के बीच से बोल रहा हूं। मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूं, आप जहां भी जाएं यात्रा करने के लिए, इस कठिन क्षेत्र में आए, या पुरी चले जाएं, या कन्याकुमारी चले जाएं, या सोमनाथ, कहीं पर भी जाएं, एक संकल्प कीजिए। जैसे मैं वोकल फॉर लोकल की बात करता हूं ना, मैं आज एक और संकल्प के लिए प्रार्थना करता हूं, और देशवासियों को प्रार्थना करना है तो मेरा हक बनता है। मैं आदेश तो नहीं दे सकता हूं, प्रार्थना तो कर सकता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं, आप जितना खर्चा करते हैं इतिहास तय कीजिए, कम से कम 5% जो टोटल खर्चा आपका यात्रा का होगा, उसमें 5%, अगर 100 रुपया खर्चा करते हो तो 5 रुपया, उस इलाके में जो कुछ भी स्थानीय उत्पाद है, स्थानीय लोग जो बनाते हैं, आप उसको जरूर खरीदिए। आपके घर में है तो दूसरा लेके जाइए, किसी को भेंट दे दीजिए, लेकिन वहां से जरूर लेके जाइए। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं भाइयों बहनों, इन सारे क्षेत्रों में इतनी रोजी रोटी मिल जाएगी। अभी मुझे माताएं बहनें कह रही थी कि इस बार यात्री इतने आए, मैंने कहा कितनी बिक्री हुई, तो जरा पहले तो शर्मा गए बताते बताते, मैंने कहा नहीं बताइए बताइए। फिर उन्होंने कहा 2.5 लाख रुपए का बिक गया इस बार। उनको इतना संतोष था। अगर सब यात्री, सभी प्रवासी जहां जाए वहां स्थानीय जो गरीब लोग पैदा करते हैं, वैसी स्थानीय बनी हुई चीज 5% बजट ये जोड़ दीजिए, आप देखिए आपको जीवन में संतोष होगा। और घर में रखेंगे, बच्चों को बताएंगे कि देखिए हमने उस साल जब उत्तराखंड गए थे ना, ये तस्वीर तो तुझे अच्छी लगती है, उस तस्वीर के पीछे तो हमने 20 रुपया खर्च किया है, लेकिन ये जो छोटी चीज दिखती है ना, वहां की एक बूढ़ी मां बना रही थी, मैं उससे लेकर के आया था। आपको आनंद होगा, आपको संतोष होगा। इसलिए मैं आज यहां से पूरे देश को प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पहाड़ के लोगों की पहली पहचान यही होती है कि वो बहुत मेहनती होते हैं। उन्हें उनके साहस, उनकी जुझारू प्रवृत्ति के लिए जाना जाता है। वो प्रकृति के प्रति शिकायत नहीं करते हैं, संकटों के बीच जीना सीख लेते हैं जी। लेकिन साहब, पहले की सरकारों के समय पहाड़ों के लोगों के सामर्थ्य को उनके खिलाफ ही इस्तेमाल किया गया। दशकों तक सरकारें ये सोचकर पहाड़ की उपेक्षा करती रही, वो मेहनतकश लोग हैं, पहाड़ जैसा उनका हौसला है, अरे उनकी तो ताकत इतनी है, उनको तो कुछ जरूरत नहीं, चल जाएगा। ये उनकी ताकत के साथ अन्याय था। उनकी ताकत है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनको ऐसे ही रहने दिया जाए, उनको भी तो सुविधा चाहिए। मुश्किल हालातों में पहाड़ के लोगों को मदद मिलनी चाहिए। जब सुविधाएं पहुंचाने की बात हो, जब सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की बात हो,
तो पहाड़ के लोगों का नंबर सबसे बाद में आता था। इस सोच के साथ देश कैसे आगे बढ़ता? पहाड़ के लोगों के साथ हो रहे इस अन्याय को मुझे समाप्त करना ही था। इसलिए पहले जिस इलाकों को देश की सीमाओं का अंत मानकर नजरअंदाज किया जाता था, हमने वहां से समृद्धि का आरंभ मानकर काम शुरू किया है। पहले देश का आखिरी गांव जानकर जिसकी उपेक्षा की जाती थी, हमने वहां के लोगों को अपेक्षाओं पर फोकस पर करके काम करना शुरू किया है। पहले देश के विकास में जिनका योगदान को महत्व नहीं दिया गया, हमने उन्हीं को साथ लेकर प्रगति के महान लक्ष्यों की ओर बढ़ने का संकल्प किया है। हमने पहाड़ की उन चुनौतियों का हल निकालने की कोशिश की है, जिससे जूझने में वहां के लोगों की बड़ी ऊर्जा व्यर्थ हो जाए, वो हमें मंजूर नहीं है। हमने हर गांव तक बिजली पहुंचाने का अभियान चलाया, जिसका बहुत बड़ा लाभ मेरे पहाड़ के भाई और बहनों को मिला। मुझे यहां गांव की सरपंच मां एक बहन से मिलना हुआ। मैं पूछ रहा था शौचालय बन गए? अरे बोले साहब बन गए। मैंने कहा पानी पहुंच रहा है? बोले पाइप लग रही है। इतनी चेहरे पर खुशी थी, अपने गांव में काम होने का आनंद था उनके। सरपंच महिला थी, बड़े गर्व से मुझे बता रही थी। हमने हर घर जल का अभियान चलाया, जिसकी वजह से आज उत्तराखंड के 65% से ज्यादा घरों में पाइप से पानी पहुंच चुका है। हमने हर पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का अभियान चलाया, जिसकी वजह से उत्तराखंड के कोने कोने में आज डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंच रही। मैं आज देख रहा था, इनके वे भी ऑनलाइन पैसे ले रहे थे, डिजिटल फिनटेक। मैं जरा हमारे पार्लियामेंट में कुछ बुद्धिमान लोग बैठते हैं, उनको बताना चाहता हूं कि मणा आई है, मणा। ये मेरे माणा में देखिए 8वीं कक्षा भरी हुई मेरी मां बहने डिजिटल पेमेंट ले रही है। पेटीएम ऐसा लिखा हुआ है, क्यूआर कोड लगाया है अपने माल के सामने। ये ताकत मेरे देश की मुझे माणा गांव के लोगों के पास देख करके और गर्व हो रहा है। हमने गांवों में हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोलने का अभियान चलाया, जिसकी वजह से आज गांव के पास चिकित्सा की सुविधा पहुंच रही है। इन अभियानों का बहुत बड़ा लाभ हमारी माताओं, बहनों, बेटियों को हुआ। एक संवेदनशील सरकार, गरीबों का दुख दर्द समझने वाली सरकार कैसे काम करती है, ये आज देश के हर कोने में लोग अनुभव कर रहे हैं। कोरोना के इस काल में जब वैक्सीन लगवाने की बारी आई, अगर पहले की सरकारें होती तो शायद अभी तक वैक्सीन यहां तक ना आता, लेकिन ये मोदी है। मैंने कहा कोरोना जाए उसकी ज्यादा तेजी से मुझे वैक्सीन पहाड़ों में ले जानी है, और मैं सरकार को बधाई देता हूं। मेरे उत्तराखंड और मेरे हिमाचल 2 प्रदेशों ने सबसे पहले वैक्सीनेशन का काम पूरा कर दिया भाई। इस वैश्विक महामारी में लोगों को भूखमरी का शिकार ना होना पड़े, बच्चों को कुपोषण का शिकार ना होना पड़े, इसके लिए हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। इस योजना की वजह से उत्तराखंड के भी लाखों लोगों को मुफ्त अनाज मिला, और हमने पक्का किया किसी गरीब के घर में भी कोई दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जब घर में चूल्हा न जला हो, रोटी न पकी हो, कोई बच्चा भूखा सोया हो, वो दिन मैं देखना नहीं चाहता। और हम सफलतापूर्वक कर पाए भाइयों बहनों। कुछ समय पहले ही हमारी सरकार ने उस अवधि को और 3 महीना बढ़ा दिया है, ताकि इस त्योहारों के दिनों में हमारे गरीब परिवारों को दिक्कत न हो। डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से अब उत्तराखंड में विकास कार्यों में फिर तेजी आ रही है। जो लोग घर से पलायन करके चले गए थे, अब अपने पुराने घरों में लौटने लगे हैं। होम स्टे, गेस्ट हाउस, ढाबों, छोटी छोटी दुकानों में अब रौनक बढ़ने लगी है। इन सुविधाओं से उत्तराखंड में पर्यटन का हो रहा है विस्तार, यहां के विकास को भी गति देने वाला है। मुझे खुशी है कि डबल इंजन की सरकार यहां के युवाओं को होम स्टे की सुविधा बढ़ाने के लिए, युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए निरंतर आर्थिक मदद दे रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों से युवाओं को एनसीसी से जोड़ने का अभियान भी यहां के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए
तैयार हो रहा है। पूरे देश में सीमावर्ती क्षेत्र में जो अच्छी स्कूल होगी, अब एनसीसी हम वहां चलाएंगे। अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, वहां एनसीसी 75 साल चली, अब एनसीसी चलेगी इन गांवों में। मेरे गांव के बच्चों को मिलेगा लाभ। साथियों, हमारे पहाड़ के लोगों की सबसे बड़ी चुनौती रहती है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी ना हो तो पहाड़ पर जीवन वाकई पहाड़ जैसा हो जाता है। हमारी डबल इंजन की सरकार इस चुनौती का भी समाधान कर रही है। आज उत्तराखंड को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए हर साधन पर काम किया जा रहा है। हिमालय की हरी भरी पहाड़ियां पर रेलगाड़ी की आवाज उत्तराखंड के विकास की एक नई गाथा लिखेगी। देहरादून एयरपोर्ट भी अब नए अवतार में सेवा दे रहा है। अभी मैं हिमाचल प्रदेश गया था, वहां मैंने वंदे भारत ट्रेन शुरू की और मुझे कईयों ने बताया कि हमारे यहां 2-2 पीढ़ी पहले की जो उम्र के लोग हैं, ऐसे गांवों में और गांव में लोग हैं जिन्होंने अभी तक रेल नहीं देखी है, और आप हमारे हिमाचल में वंदे भारत ट्रेन ले आए। वंदे भारत ट्रेन तो अभी तो एक स्टेशन पहुंची है, लेकिन पूरे हिमाचल और पहाड़ के लोगों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। वो दिन मैं उत्तराखंड में भी देखना चाहता हूं भाई। आज चाहे हिमाचल से उत्तराखंड आना जाना हो या फिर दिल्ली और यूपी से उत्तराखंड आना जाना, 4 लेन हाईवे और एक्सप्रेसवे जल्दी आपका स्वागत करने वाले हैं। 4 धाम ऑल वेदर रोड उत्तराखंड के लोगों के साथ साथ पर्यटकों और श्रद्धालुओं को एक नया एहसास दे रहे हैं। अब हर कोई पर्यटक जो दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आ रहा है, वो यहां से यात्रा का अद्भुत अनुभव लेकर जाता है। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर से दिल्ली देहरादून की दूरी तो कम होगी, इससे उत्तराखंड के उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। भाई और बहनों, आधुनिक कनेक्टिविटी राष्ट्र रक्षा की भी गारंटी होती है। इसलिए बीते 8 सालों से हम इस दिशा में एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। कुछ साल पहले हमने कनेक्टिविटी की 2 बड़ी योजनाएं शुरू की थी, एक भारतमाला, दूसरी सागरमाला। भारतमाला के तहत देश के सीमावर्ती क्षेत्रों को बेहतरीन और चौड़े हाईवे से जोड़ा जा रहा है। सागरमाला से अपने सागर तटों की कनेक्टिविटी को सशक्त किया जा रहा है। बीते 8 वर्षों में जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बॉर्डर कनेक्टिविटी का भी अभूतपूर्व विस्तार हमने किया है। 2014 के बाद से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने करीब करीब 7,000 किलोमीटर नई सड़कें का निर्माण किया है, सैकड़ों पुल नए बनाए हैं, बहुत सी महत्वपूर्ण टनल्स को भी पूरा काम किया है। एक समय था जब बॉर्डर किनारे सड़क बनाने के लिए भी दिल्ली से मंजूरी लेनी जरूरत पड़ती थी। हमने न सिर्फ इस बाध्यता को समाप्त किया, बल्कि बॉर्डर किनारे अच्छी सड़कें बनाने पर, तेजी से सड़कें बनाने पर जोर दे दिया। अब पहाड़ी राज्यों की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए हमने विशेष तौर पर, जैसे सागरमाला है वैसे भारतमाला है, वैसे अब पर्वतमाला का काम आगे बढ़ने वाला है। इसके तहत उत्तराखंड और हिमाचल में रोपवे का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनना शुरू हो चुका है। हमारे यहां जब हम बॉर्डर की बात सुनते हैं तो यही मन में आता है कि वहां सिर्फ फौजी साथी होंगे, बाकी सब वीरान होगा। लेकिन इस धारणा को भी हमें बदलना है और धरातल भी इसको हमें बदल के रहना है। हमारे बॉर्डर के गांवों में चहल पहल बढ़नी चाहिए, वहां विकास जीवन का उत्सव बनना चाहिए। ये हम प्रयास कर रहे हैं। और हम तो कहते हैं जो कभी गांव छोड़ करके गए हैं उनको अपने गांव वापस लौटने का मन कर जाए, ऐसा मुझे जिंदा गांव खड़े करने हैं। और मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं, मैं करके आया हूं। गुजरात के अंदर पाकिस्तान की सीमा पर आखिरी गांव है कच्छ के रेगिस्तान में दोरडो।
आज धोरडो बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर बना हुआ है। लाखों लोग हर साल आते हैं। वहां के लोगों के लिए करोड़ों रुपए का व्यापार होता है। आखिरी गांव को जिंदा कर दिया, उसके कारण पूरा इलाका जिंदा हो गया। अभी मैंने पाकिस्तान की सीमा पर गुजरात का एक दूसरा इलाका है, रेगिस्तान में नालाबेट, एक तीर्थ स्थान था। नालाबेट की जगह पर एक मां का स्थान था, वहां बहुत बड़ा स्थान बना दिया। और अभी उत्तराखंड के अफसरों को मैंने भेजा था, जरा देख के आइए, क्या माणा के आसपास हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? मैं सोच रहा हूं, मैं बॉर्डर के गांवों में कुछ न कुछ होना चाहिए, दिमाग में खपाए बैठा हूं। और इसीलिए मैं आज आया हूं, क्योंकि मैं उसको जरा और बड़ी बारीकी से समझना चाहता हूं। और यहां माणा से माणा पास तक जो सड़क बनेगी, उससे मुझे पक्का विश्वास है टूरिस्टों को आने जाने के लिए एक बड़ा नया युग शुरू हो जाएगा। लोग अब बद्री विशाल से वापस नहीं जाएंगे जब तक माणा पास नहीं जाते, वापस नहीं जाएंगे। वो स्थिति मैं पैदा करके रखूंगा भाई। इसी प्रकार जोशीमठ से मलारी सड़क के चौड़ीकरण के सामान्य लोगों के साथ ही हमारे फौजियों के लिए भी बॉर्डर तक पहुंचना बहुत आसान होगा। भाई और बहनों, हमारे पहाड़ी राज्यों की चुनौतियां भी एक जैसी है। विकास की आकांक्षाएं भी बहुत प्रबल है। विशेष रूप से उत्तराखंड और हिमाचल तो भूगोल और परंपरा के हिसाब से भी एक दूसरे से कई मामलों में जुड़े हुए हैं। ये गढ़वाल है और उत्तरकाशी के देहरादून के उस तरफ आपके शिमला और सिरमौर आ गए। जौनसार और सिरमौर के गिरिपार में तो अंतर करना भी कोई बहुत मुश्किल होता है। मैं तो अभी हिमाचल के अनेक क्षेत्रों में जाकर आया हूं, वहां उत्तराखंड की बहुत चर्चा है। हिमाचल वाले कह रहे हैं कि जिस प्रकार उत्तराखंड ने तेज विकास के लिए, धरोहरों, आस्था के स्थानों को विकास के लिए, बॉर्डर और पहाड़ी क्षेत्रों की सुविधा बढ़ाने के लिए डबल के सरकार को दोबारा ले आए हैं, वही मंत्र हिमाचल को भी प्रेरणा दे रहा है। मैं उत्तराखंड को फिर विश्वास दिलाता हूं कि आपकी आशा व आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमारी मेहनत कभी कम नहीं होगी। मैं बाबा केदार और बद्री विशाल से इस जन विश्वास पर खरा उतरने का आशीर्वाद मांगने भी यहां आया हूं। एक बार फिर विकास के लिए, विकास की परियोजनाओं के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इतनी बड़ी तादाद में आप आशीर्वाद देने आए, माताएं बहनें आई। शायद आज घर में कोई नहीं होगा, छोटा सा माणा आज पूरा यहां माहौल बदल दिया है। मैं कितना भाग्यवान हूं जब ये माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद दी। आज सचमुच मेरा जीवन धन्य हो गया है। मैं दीपावली की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए, आपके बच्चों की उत्तम प्रगति के लिए बद्री विशाल के चरणों में प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। आपके ओजस्वी उद्बोधन के लिए बहुत बहुत आभार मान्यवर। आपके वचनों की प्रतिबद्धता में, आपकी वाणी की दिव्यता में, नेतृत्व की प्रबलता में विश्व पटल पर पुनः विश्व गुरु सा उभरता हिंदुस्तान नजर आता है।